नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पर उस पर्टिकुलर फंड का पिछला रिटर्न देखते होंगे, मतलब 1, 3, 5 या 10 साल का रिटर्न। लेकिन क्या सिर्फ रिटर्न देखना किसी फंड के प्रदर्शन का पैमाना है? आप में से शायद कई लोग कहें हाँ, लेकिन कई और पैमाने हैं जिसको देखकर, सोचकर, समझकर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकते हैं। आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ शो में शामिल है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। मोहित का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे फंड चुनने का क्या है सही पैमाना, सिर्फ पिछला रिटर्न देखने के क्या है नुकसान, क्या होते हैं फंड के अल्फा, बीटा और शार्प रेशो, और साथ ही इक्विटी फंड सही तौर पर कैसे चुने। मोहित, जैसा शुरुआत में मैंने बोला कि ज्यादातर लोग किसी म्यूचुअल फंड की साइट पर जाते हैं या फिर कई ऐसी साइट्स है जहां पर म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी होती है, कंपैरिजन भी वो कर सकते हैं। और सबसे जो आम पैमाना है किसी का फंड चूज करने का, वो ये रहता है कि पिछला यानी हिस्टोरिक रिटर्न देख लो, 5 साल का, 10 साल का या 3 साल का, और उसके बेसिस पर उसकी तुलना करके आप रिटर्न को कंपेयर करके आप फंड ले लें। लेकिन आज हम ये भ्रम तोड़ने वाले हैं कि पिछला प्रदर्शन काफी नहीं, सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना सही क्यों नहीं है, ये मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ। जी, हाय स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, आई थिंक सबसे आसान तरीका जो होता है, अमूमन देखा गया है कि वो सही तरीका नहीं होता है। एंड मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, वो मार्केट में किसी भी साइट पर जाएंगे, लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं और उसको टॉप डाउन सॉर्ट कर जहां पर उनको अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, जहां उनको अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, और सीधा जाकर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। इनफैक्ट ये तरीका अगर आप अपनाते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो हो सकता है कि आपको शायद उल्टा ही पड़ जाए, आपको गलत रिटर्न्स मिले आपके पोर्टफोलियो में, या फिर आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा ना करें। बिकॉज अक्सर देखा गया है कि जो लास्ट ईयर के विनर फंड्स होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, और क्वार्टरली, इनफैक्ट साल दर साल नहीं, क्वार्टरली ये परफॉर्मर्स और लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सही तरीका क्या है स्वाति? सही तरीका है कि आप सबसे पहले कुछ, जैसा कि फंड हाउस की पेडिग्री, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, जो बहुत ही अहम होता है, बिकॉज फाइनली वो ब्रेन होता है जो फंड को रन करता है, उसका एयूएम कितना है, उसके एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं। बट इसके अलावा, इन सॉफ्टवेयर फैक्टर्स के अलावा, जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। वो होते हैं की रेशियोज, कि आप कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो आप देखेंगे कि कौन सी स्कीम अच्छा कर रही है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा दे रही है, रिस्क को कवर कैसा कर रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है, वोलेटिलिटी कैसा है। तो ये सब तय करने के या जज करने के लिए काफी सारे रेशियोज बनाए गए हैं, और उन रेशियोज को आंकना सबसे अहम और सबसे जरूरी है। बिल्कुल, तो मतलब ये साफ है कि पिछला प्रदर्शन काफी नहीं है। कई ऐसे और पैमाने हैं जिनको देखकर और समझकर आपको किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। हम समझेंगे वो पैमाने कौन से हैं, लेकिन हम फायदे और नुकसान की बात करते हैं। तो किसी एक आम सिचुएशन में मैं आपसे, जिससे पहले आगे बढ़ूं, मतलब ऐसा तो हम नहीं कह रहे ना मोहित कि आप फंड का पिछला प्रदर्शन देखें ही ना, इस पर भी थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। कई लोगों को ये ना लगे कि अरे हिस्टोरिक रिटर्न क्या देखना ही नहीं है, तो ये भी क्लियर कीजिए। और किन किन केसेस में, थोड़ा अगर स्पेसिफिकली, बिल्कुल, और किन किन केसेस में स्पेसिफिकली सिर्फ रिटर्न देखकर फंड आप एक्चुअली चूज नहीं कर सकते। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने स्वाति। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रिटर्न ना देखें। रिटर्न जो 10 पैमाने हैं या 15 पैमाने हैं या 5 पैमाने हैं, उसमें से एक है, एक मापदंड है। ये सर्वे सर्वा नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ सेलेक्टिंग द फंड। व्हाई? बिकॉज आप जब रिटर्न देखते हैं तो उसको भी देखने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फंड ने एब्सोल्यूट तरीके से अपने आप में कितना रिटर्न दिया है, और अलग अलग टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल सिंस इंसेप्शन। उसके बाद देखिए कि फंड ने उस कैटेगरी में अपने पीयर ग्रुप के साथ में कैसा प्रदर्शन किया है, क्या उस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, बेंचमार्क को बीट किया है तो कितना कंसिस्टेंटली बीट किया है। ये सारी चीजें आपको रिटर्न देख के ही पता लगती हैं। तो रिटर्न एक बहुत ही जरूरी पैमाना है, वो तो आपको देखना ही है, बट उसके साथ में आपको दूसरे रेशियोज को
उसके साथ में रखना है और एक कंबाइंड तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को आंकना है। एक हो सके तो एक वेटेज एवरेज का जो तरीका होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स फॉलो करते हैं, कि हर पैमाने को एक थोड़ा-सा वेट देकर, एक रेशो निकालकर अपने आप से जज करें कि सारे सारे ही पैमानों पर कौन-सा फंड अच्छा निकल कर आ रहा है। तो वो एक राइट तरीका होता है फंड देखने का। जी, बिल्कुल। चलिए ये तो क्लियर हो गया। पिछला प्रदर्शन देखना ज़रूर है आपको, लेकिन सिर्फ पिछला प्रदर्शन काफ़ी नहीं है। अब फंड चुनने के जो पैमाने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे क्या वो पैमाने होते हैं? डिस्कस तो हम आगे ज़रूर करेंगे, लेकिन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फंड सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन सकता है? देखिए स्वाति, म्यूचुअल फंड का जो सिक्का है उसके 2 ही आधार हैं, रिटर्न और रिस्क, राइट? तो इस सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल्स, रिटर्न एंड रिस्क। आप रिटर्न देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया कि उसको किस तरह से आंकना है। और जो रिस्क की साइड है, वो आप देखते हैं दूसरे रेशियोज से। तो रिस्क को देखने के लिए, या रिस्क को किस तरह से कवर किया गया है, वो देखने के लिए काफ़ी तरह के रेशियोज बनाए गए हैं। उसमें से जो सबसे पॉपुलर रेशियोज हैं, वो है अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प एंड सॉर्टिनो। ये 5 जो रेशियोज हैं, ये अलग-अलग तरह से रिस्क और रिटर्न का जो जो समीकरण है, या फिर जो इक्वेशन है रिस्क और रिटर्न का, उसको दर्शाते हैं। किस तरह से फंड मैनेजर ने रिस्क को कवर किया है, कितना रिस्क वो ले रहा है अपने पोर्टफोलियो में, डाउनसाइड रिस्क को कैसे कवर कर रहा है, ये सारे जो रेशियोज हैं वो उसको अलग-अलग तरीके से दर्शाते हैं। और इन सारे रेशियोज पे एक अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है किसी भी अच्छी स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो आपने बोला अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो। अब इसमें से कई जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे या फिर पर्सनल फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो एक आम निवेशक है उनके लिए शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन हमारा काम ही आपके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना, और मोहित हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको आम भाषा में आसानी से बताएंगे कि ये जो तमाम पैमाने हैं वो आखिरकार होते क्या हैं। शुरुआत अल्फा से करते हैं। वैसे अल्फा वैसे भी नंबर 1 कहा जाता है इसको, अगर आम भाषा में कहा जाए तो क्या फंड के कॉन्टेक्स्ट में अल्फा क्या 1 के इर्द गिर्द ही घूमता है? नहीं स्वाति, तो होता क्या है कि अल्फा जो दर्शाता है वो ये है, अल्फा को आप जेनसन्स अल्फा भी बोल सकते हैं। अल्फा जो होता है वो रेशियो ये बताता है कि एक फंड मैनेजर का जो जो स्कीम है, उसने अपने बेंचमार्क को कितनी अच्छी तरीके से बीट किया है, उससे अच्छा या उसके ऊपर बेंचमार्क के रिटर्न के ऊपर उसका क्या प्रदर्शन रहा है। अगर सरल भाषा में इसको समझाऊं तो मान लीजिए आप निफ्टी 50 को किसी भी फंड का बेंचमार्क मानते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसने निफ्टी 50 को कितनी अच्छी तरीके से बीट किया है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। आप जब उसका फॉर्मूला डालेंगे या जब कंप्यूट करेंगे, उसको आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, काफी साइट्स पर ये नंबर आपको मिल जाएगा, फंड की फैक्ट शीट्स में आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसके फॉर्मूले में मत जाइए, गणित में मत जाइए। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका जो फंड है वो कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप बहुत सारे डिबेट सुनेंगे टीवी पर, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, कि लार्ज कैप कैटेगरी में पॉजिटिव अल्फा नहीं मिल रहा है और इसलिए लोग इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि लार्ज कैप जो एक्टिव फंड्स हैं वो इंडेक्स को, यानी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली। इसका मतलब कि वो अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और इसलिए लोग बोलते हैं या एडवाइजर्स बोलते हैं कि आप जब नहीं बीट कर पा रहे अपने बेंचमार्क को, तो बेंचमार्क पर ही चले जाइए और उसी को अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। तो अल्फा का नंबर दर्शाता है कि किसी फंड मैनेजर ने अपने बेंचमार्क से अच्छा और कितना अच्छा प्रदर्शन दिया है। ओके, तो अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा प्रदर्शन दिया है, ये अल्फा का एक बहुत ही एक बेसिक जो है हम कह सकते हैं जो डेफिनेशन है। अब कुछ अगर फंड्स की यहाँ पर बात करें जिसमें नेगेटिव अल्फा और एक पॉजिटिव अल्फा हमें देखने को मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल ABSL फ्रंटलाइन, कोई प्रायोरिटी नहीं है फंड्स की, कोई सिलेक्शन हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ये एक डिस्कशन पर्पस से है मोहित से जो हम कर रहे हैं। ABSL फ्रंटलाइन का -0.64 अल्फा और एक्सिस ब्लू चिप का पॉजिटिव मतलब 4.21 अल्फा। वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का -1.09 अल्फा, और अगर मिरर इमर्जिंग ब्लू चिप का देखें तो 6.39 अल्फा। ये इस प्लस और माइनस इन तमाम फंड्स के अल्फा से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? देखिए स्वाति, जैसा आपने शुरू में बोला था कि अल्फा अगर 1 से ऊपर है, इसका मतलब
कि फंड मैनेजर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, वो बेंचमार्क के ऊपर कुछ रिटर्न दे रहा है। तो जहां पर भी आपको किसी भी स्कीम में अल्फा 1 से ऊपर दिख जाए, पहली बात तो ये कि वो फंड अच्छा कर रहा है, उसमें फंड मैनेजर की काबिलियत साफ दर्शाती है। उन्होंने सिर्फ बेंचमार्क को या फिर सिर्फ निफ्टी के या सेंसेक्स के स्टॉक्स को नहीं खरीद लिया है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से पोर्टफोलियो को ऐसा बनाया है कि वो निफ्टी को या बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली, राइट? तो सबसे पहले तो आप ये नंबर देखिए कि वो 1 से कितना बड़ा है। जितना बड़ा वो नंबर होगा, इसका मतलब वो फंड या फंड मैनेजर उतना ही अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि कंसिस्टेंटली क्या वो अल्फा पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो अल्फा सिर्फ 1 या 2 महीने में पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कुछ अबनॉर्मल सिचुएशन हुई है, कहीं से कुछ रिटर्न में उतार-चढ़ाव आया है। आपको ये देखना है कि क्या कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर उस फंड का अल्फा पॉजिटिव रहा है। अगर यस, तो इसका मतलब कि फंड मैनेजर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बेंचमार्क से बढ़कर उसमें इस तरह का एलोकेशन कर रहे हैं अपनी स्कीम में, परसेंटेज वेटेजेस जो वो दे रहे हैं स्टॉक्स को, वो इतना बढ़िया दे रहे हैं कि वो अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे नंबर से बीट कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में, एसबीआई स्मॉल कैप में, एक्सिस ब्लू चिप में, ये कुछ ऐसे फंड है जहां पर रेगुलर तरीके से पॉजिटिव अल्फा देखा गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफी एक्टिवली और हैंडसमली अपने बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं और ये अच्छे फंड कहलाते हैं। ओके, तो इसमें एक थोड़ा सा क्लियर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है मोहित कि जहां पर एक नेगेटिव अल्फा है, तो नेगेटिव अल्फा में एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने की जरूरत है उस पर्टिकुलर फंड की। पॉजिटिव अल्फा मतलब जैसे एसबीआई स्मॉल कैप में 8.70 का अल्फा है, विच इज वेरी हाई। मतलब इसको हम एक गुड पिक कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही हाई पॉजिटिव अल्फा है। वहीं अगर प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड -0.34 के अल्फा पर है, तो क्या ये फंड चुनने के पैमाने पर थोड़ा पीछे हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या चेक करना चाहिए? स्वाति देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप तो अच्छी बात है। जितना स्मॉल कैप में आपको जनरली दिखेगा, जो अच्छे स्मॉल कैप फंड होते हैं उनका अल्फा काफी हाई होगा या पॉजिटिव अल्फा होगा, बिकॉज स्मॉल कैप कैटेगरी इतनी बड़ी है कि वहां पर एक्चुअली फंड मैनेजर की काबिलियत पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर फंड मैनेजर अच्छे से स्मॉल कैप स्टॉक्स चुन लेते हैं, तो जनरली अच्छे स्मॉल कैप फंड्स का अल्फा पॉजिटिव होगा। जहां तक बात है इंडेक्स फंड की, स्वाति, ये इंडेक्स फंड जो होगा वो टेक्निकली हमेशा आपको 1 के आसपास ही दिखेगा। उसको आप नहीं जज कर सकते इस क्राइटेरिया पे, बिकॉज इंडेक्स फंड का काम है इंडेक्स को एज इट इज रेप्लिकेट करना, उसको इंडेक्स को कभी बीट नहीं कर सकता। इंडेक्स फंड खुद से कभी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगा, तो वो हमेशा कुछ हद तक बहुत ही माइनर तरीके से नेगेटिव रहेगा, और वो नेगेटिव ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस रेशियो के कारण आता है। तो इंडेक्स फंड कभी भी इन पैमानों पे जज नहीं होता है। इनफैक्ट आप इंडेक्स फंड से कंपेयर करके दूसरे फंड्स को जज कर सकते हैं कि वो उससे कितना ऊपर अल्फा दे रहे हैं। जो जितना ज्यादा अल्फा देगा इंडेक्स फंड से, और इंडेक्स फंड हमेशा 1 के पास में रहेगा, वो एक अच्छा फंड कहलाएगा। क्या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के मामले में सिर्फ प्रदर्शन काफी है? इस पर चेक कर रहे हैं चर्चा। अल्फा की हमने चर्चा की, अब हम जल्दी से आते हैं बीटा पर। तो ये फंड का जो बीटा है वो क्या दर्शाता है मोहित? स्वाति देखिए, बीटा जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है, यानी फंड का उतार चढ़ाव कितना है और फंड अपने बेंचमार्क से कितना डिविएट करता है। अगर सरल भाषा में इसको समझाऊं, तो मान लीजिए सेंसेक्स का रिटर्न 10% रहता है, और अगर आपके फंड का जो बीटा है उसको हम बोलते हैं कि वो 1.2 बीटा है। इसका मतलब जब सेंसेक्स 10% रिटर्न देगा और फंड का बेंचमार्क सेंसेक्स है, तो जो फंड है या जो स्कीम है वो आपको 12% रिटर्न देगी। और अगर सेंसेक्स ने -10% रिटर्न दिया और फंड का बीटा 1.2 है, तो आपका फंड -12% रिटर्न देगा। यानी कि बीटा ये दर्शाता है कि डायरेक्शनली आपका फंड सेंसेक्स या अपने बेंचमार्क के साथ में कितना सेंसिटिव है और किस तरह से मूव करता है। तो जितना हाई बीटा नंबर होगा, उतना ही वोलेटाइल आपका फंड हो जाता है, आपकी स्कीम हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी स्कीम का बीटा 1.5 है, इसका मतलब वो बहुत ही हाई रिस्क स्कीम है। अगर मार्केट 10% ऊपर जाएगा तो वो स्कीम 15% ऊपर जा सकती है, पर अगर मार्केट 10% नीचे जाएगा तो वो स्कीम 15% नीचे भी जा सकती है, राइट? तो दोनों तरीके से बीटा एक डायरेक्शनल रेशियो है, जो ये बताता है कि डायरेक्शनली आपका फंड कितना कितना वोलेटाइल हो सकता है, या किस मूवमेंट पे उसका मूवमेंट कितना सिंक्रोनाइज्ड है बेंचमार्क के मूवमेंट के साथ में। तो अमूमन जितना क्लोज बीटा हो 1 के, इसका मतलब है कि वो बेंचमार्क के बिल्कुल करीब करीब चलता है। यानी आप देखेंगे कि जनरली जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका बीटा होता है 1 या 1 के बिल्कुल पास। इसका मतलब कि जैसा इंडेक्स कर रहा है वैसा ही आपका स्कीम कर रहा है। अगर किसी स्कीम का बीटा 0.9 है, इसका मतलब कि अगर
उसका बेंचमार्क 10% रिटर्न देगा तो वो स्कीम 9% रिटर्न देगी, वो कम वोलेटाइल है। कम बीटा को अक्सर अच्छा माना जाता है बिकॉज़ ये दर्शाता है कि आपका जो फंड है वो वोलेटाइल कम है, उसकी वोलेटिलिटी कम है और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो अगर मान लीजिए लार्ज कैप में कोई फंड को ढूँढ रहे हैं, किसी स्कीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, पर उनको चाहिए कि स्कीम में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव ना आए या नेगेटिव साइड में कम जब मार्केट गिरे तो उनका स्कीम ज़्यादा ना गिरे, तो वो कम बीटा वाले स्कीम्स का सिलेक्शन करें, ताकि आपका जो मूवमेंट है बेंचमार्क के कंपैरिज़न में वो थोड़ा-सा कंट्रोल्ड हो जाए या कम वोलेटाइल हो जाए। बिल्कुल, तो कुछ फंड्स के लिहाज से अगेन किसी प्रायोरिटी में हम नहीं बोल रहे हैं, ना ये रिकमेंडेशन है। एसबीआई स्मॉल कैप का जो बीटा है 0.78 पर, एचडीएफसी हाइब्रिड फंड का 0.97 पर, मिरर इमर्जिंग ब्लू चिप का जो बीटा 0.99 पर, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप 0.96 और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का जो 0.94 पर बीटा है। मतलब इसको ये माने कि ये जो फंड्स हैं वो बहुत ही लेस वॉलेटाइल है। मतलब एक जो निवेशक हैं वो कुछ ऐसे बीटा वाले फंड्स या कुछ ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं अगर उन्हें फंड सिलेक्ट करना है। मोहित? जी, बिल्कुल। देखिए स्वाति, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फंड दिखता है जिसका बीटा 1 से ऊपर है, तो इसका मतलब वो फंड थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है। वो रिटर्न हो सकता है कभी-कभी ज़्यादा दे दे, बट वो बहुत वोलेटाइल रहेगा। बट जहाँ पर भी आपको बीटा 1 से कम दिखता है, इसका मतलब फंड मैनेजर ने अपने रिस्क को कंट्रोल किया है, वोलेटिलिटी फंड की बढ़ने नहीं दी है और नेगेटिव मूवमेंट्स के अंदर में वो फंड आपको कम नेगेटिव देगा इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो जहां पर जिस कैटेगरी में आपको लगे कि ये कैटेगरी एवरेज से इस फंड का बीटा कम है, तो आप उस फंड को बेझिझक होकर चुन सकते हैं। बट कभी भी इस रेशियो को स्टैंड अलोन तरीके से ना देखें निवेशक। इसको हमेशा अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर करिए कि उस पीयर ग्रुप में क्या बीटा चल रहा है और वहां पर आपका स्कीम का बीटा कितना है। अगर वो कम है तो फिर आपकी स्कीम अच्छी है। कभी भी दो अलग-अलग कैटेगरीज का बीटा कंपेयर मत करिए और कभी भी स्टैंड अलोन उस नंबर को देखकर किसी फंड का चुनाव करना गलत होगा। बिल्कुल। अल्फा बीटा के बाद अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, तो एक फंड में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? देखिए अगेन ये भी वोलेटिलिटी को मेजर करने का एक तरीका है। बीटा जो था वो थोड़ी सेंसिटिविटी थी कि किस तरह से मूवमेंट करता है और वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो एक हार्ड नंबर है। मान लीजिए कि एवरेज कैटेगरी का रिटर्न या एवरेज रिटर्न किसी स्कीम का 10% रहा है लास्ट 1 साल में। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर उस फंड का लेट्स से 18% है, तो इसका मतलब वो दर्शाता है कि ऑन द मैक्सिमम साइड इस फंड का रिटर्न अपने एवरेज रिटर्न से 18% ऊपर जा सकता है या फिर 18% नीचे आ सकता है। तो निवेशकों को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि ये फंड अपने एवरेज रिटर्न या अपने मीन रिटर्न से इतना डिविएट कर सकता है, या इतना ज्यादा या इतना कम वोलेटाइल हो सकता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, काफी बार देखा गया है कि कुछ-कुछ स्मॉल कैप फंड्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो 25%, 30%, 35% पर होता है। इसका मतलब कि जो उसका एवरेज रिटर्न रहा है, वो स्कीम उसके एवरेज रिटर्न से 30% ऊपर भी रिटर्न दे सकती है और 30% नेगेटिव भी रिटर्न दे सकती है और निवेशकों को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि इस रेंज में उनके रिटर्न की आने की संभावना है। तो ये एक तरह से दर्शाता है अगेन कि वोलेटिलिटी कितनी हाई हो सकती है किसी स्कीम में। यहाँ पर भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना ही अच्छा फंड है, उतना ही अच्छे से रिस्क को कंट्रोल किया है और निवेशकों को चाहिए कि कम से कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड का चुनाव करें। अगेन अपनी कैटेगरी में कंपेयर करिए, स्टैंड अलोन इस नंबर को मत देखिए, 3-4 स्कीम्स को साथ में रखकर कंपेयर करिए और फिर चुनाव करिए कि हाँ, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, यहाँ वोलेटिलिटी कम रहेगी, तो इसका चुनाव करते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शार्प रेशो की बात करते हैं। शार्प रेशो किसी फंड सिलेक्शन के पैमाने में कितना इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है? देखिए स्वाति, हुआ क्या है विद टाइम अलग-अलग तरह के रेशियो आ गए हैं जो कि रिस्क पे ही पूरी तरह से आधारित है। शार्प और सॉर्टिनो ऐसे ही 2 रेशियोज हैं जो अलग-अलग तरीके से रिस्क को मेजर करते हैं। तो होता क्या है कि आपने ये तो बता दिया कि फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो फंड मैनेजर है, वो रिस्क को यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को एडजस्ट कर कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि उस स्कीम का आउट परफॉर्मेंस एक गिवन रिस्क के लिए कितना है। यानी अगर मैं ₹1 का रिस्क लेता हूं एज अ फंड मैनेजर, तो क्या मैं आपको ₹1.5 का रिटर्न दे पा रहा हूं, या फिर मैं आपको ₹1 का रिस्क लेकर 50 पैसे का ही रिटर्न दे पा रहा हूं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर जो अपनी गणित लगाकर किसी स्टॉक को ले रहा है,
तो वो उस स्टॉक को खरीदने से कितना रिस्क बढ़ा रहा है पोर्टफोलियो में, उस रिस्क के बढ़ने से क्या रिटर्न उससे ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर रिटर्न उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना कि पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये जो तरीका है मेजर करने का, वो है आपका शार्प रेशियो। जितना हाई नंबर होगा उतना ही अच्छा है। 0.5 से ऊपर अगर किसी स्कीम का शार्प रेशियो मिल जाए तो इसका मतलब वो स्कीम काफी अच्छी है, और कंसिस्टेंटली अगर ये नंबर 0.5 के ऊपर है तो आप बेझिझक होकर उस स्कीम को ले सकते हैं। इसका मतलब कि फंड मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है वहां पर, और रिस्क को अच्छे से कंट्रोल करके रिटर्न को बढ़ा रहा है। ओके और ये सॉर्टिनो रेशो आपने बोला, शार्प रेशो सॉर्टिनो रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो सॉर्टिनो रेशो से क्या मालूम चलता है किसी फंड के? देखिए स्वाति, अगेन शार्प और सॉर्टिनो एक तरह से भाई बहन है, तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। शार्प में हम ओके पूरे रिस्क को देखते हैं, इसमें अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क दोनों आ गया। इसका मतलब जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हैं शार्प में, तो आप ये भी देख रहे हैं कि फंड ऊपर जाते वक्त कितना अच्छा कर रहा है और नीचे गिरते वक्त कितना बुरा कर रहा है। बट सॉर्टिनो ये बोलता है कि आप ऊपर जा रहा है उस वोलेटिलिटी को छोड़ दीजिए, वो तो अच्छा है निवेशकों के लिए। अगर ऊपर की तरफ में फंड अच्छा रिटर्न देता है, चाहे मतलब रिस्क भी बढ़ता है पर रिटर्न उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। बट नीचे गिरते हुए माहौल में, जबकि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 10% था फंड का, और फंड ने रिटर्न जो दिया -15 -20 दे दिया, तो इसका मतलब वो डाउनसाइड वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। नेगेटिव मार्केट में वो फंड स्टेबल नहीं है। तो नेगेटिव वोलेटिलिटी को जब आप मेजर करते हो और ये देखते हो कि गिरते हुए मार्केट में फंड मैनेजर कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, रिस्क को मिटिगेट करके अपने रिटर्न को कैसे बचा रहा है, वो आपको सॉर्टिनो दर्शाता है। अगेन सिंपल पैरामीटर, जितना अच्छा नंबर, जितना हाई नंबर, उतना ही बेटर फंड होगा। 0.5 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली किसी स्कीम का सॉर्टिनो है तो वो बहुत ही अच्छा स्कीम कहलाएगा। और हायर शार्प, हायर सॉर्टिनो वाले स्कीम्स को आप सेलेक्ट कीजिए, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर बीटा वाले स्कीम्स को सेलेक्ट कीजिए, और हायर अल्फा वाले स्कीम्स को सेलेक्ट कीजिए। इसका एक कॉम्बिनेशन बनाए निवेशक, और पूरी तरह से अगर इन सारे क्या बोलते हैं मापदंड पर स्कीम को अगर जांच किया जाए तो एक अच्छा स्कीम आप सेलेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। और शो के अंत में ये जो हमने अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशो सॉर्टिनो रेशो की बात की है, ये एक किसी निवेशक को ये तमाम जितने भी पैरामीटर्स है वो कहां पर मिल जाते हैं, कहां पर देख सकते हैं वो ये? देखिए स्वाति, ये सारे ही रेशोज आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। जितनी भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं, चाहे वो मनी कंट्रोल हो गई, वैल्यू रिसर्च हो गई, या कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टिंग हो गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड हाउस की फैक्ट शीट्स पर भी इन सारे नंबर्स में काफी सारे नंबर्स पब्लिश होते हैं उनकी वेबसाइट्स में, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये रेगुलरली आपको ये सारे नंबर सारी ही वेबसाइट्स पर आजकल मिल जाते हैं। हो सकता है इसमें से एक दो रेशो ना मिले, कुछ अलग रेशो मिल जाए, बट मोस्टली आपको ये सारे रेशोज और सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। बट अगेन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सारे निवेशकों से, ये स्टैंड अलोन कोई भी एक क्राइटेरिया कभी भी किसी स्कीम को अच्छा या बुरा नहीं दर्शाता है। सारे रिस्क के रेशोज को एक साथ रखिए, सारे रिटर्न के पैमानों को एक साथ रखिए, रिस्क को एक वेटेज दीजिए, रिटर्न को एक वेटेज दीजिए, और एक कंबाइंड वेटेज निकालकर स्कीम का सिलेक्शन करिए। और जब भी कंपेयर करें तो स्कीम को अपने पीयर ग्रुप, अपने बेंचमार्क में कंपेयर करिए। कभी भी दो अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स को या दो अलग अलग एसेट क्लासेस को इन पैरामीटर्स पर कंपेयर मत करिए, आपका आकलन जो होगा वो गलत चला जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहित, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म जरूर थे, लेकिन आपने बहुत आसान भाषा में आज हमारे तमाम दर्शकों को बताया।